विचारों को मिले उड़ान, हर दिल की बने जुबान, कलम से माइक तक का सफर लाया नया पैगाम। रचनाकार की हर रचना अब पहुंचेगी आपके द्वार, क्योंकि आपका रेडियो है हमेशा आपके साथ। विचारों को मिले उड़ान, हर दिल की बने जुबान, आपका अरपा रेडियो हमेशा आपके साथ। अरपा रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को शत्रुघ्न जसवानी का नमस्कार। अरपा रेडियो की साप्ताहिक श्रृंखला कलम से माइक तक के इस सप्ताह के हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ी व हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिक्षाविद भाषाविद श्री विनय कुमार पाठक जी। और आज उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राघवेंद्र कुमार दुबे जी। अरपा रेडियो हमेशा आपके साथ। तो आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। अरपा रेडियो के द्वारा जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सुविख्यात शख्सियत हैं, उनसे परिचय कराने की ये जो श्रृंखला है, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आज हम जिनसे परिचित होने जा रहे हैं वे देश के जाने माने ऐसे सुविख्यात भाषाविद, समीक्षक, विमर्शक आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर हैं, जिन्होंने डबल पीएचडी और डबल डीलिट की उपाधि प्राप्त कर देश में जहां एक प्रतिमान स्थापित किया, छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया, वहीं अनेक विधाओं से छत्तीसगढ़ी और हिंदी को लेकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित कर रहे हैं पूरे देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहूँ, और उन्हें अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आइए उनकी साहित्यिक परिचय देते हुए उनसे ही जानकारी लें उनकी उपलब्धियों के बारे में। शोध समीक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति को लेकर जो काम किया है आपने, और अपने निर्देशन में एक योग का प्रतिमान रचा है, इसकी वजह से इन्हें छत्तीसगढ़ का जीवंत विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजन, शोध और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी पर महत्वपूर्ण कार्य किया है आपने। इसके अतिरिक्त अस्मितामूलक विमर्श पर विगत 25 वर्षों से विमर्शक के रूप में, समीक्षक के रूप में जो इन्हें पहचान मिली है, इस दृष्टि से इनका काम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श के बाद आपने विकलांग विमर्श का प्रवर्तन किया है तथा किन्नर आलोचना के शिखर पुरुष प्रमाणित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कृषक विमर्श के लिए भी इनके कामों ने अछूते विषय को स्पर्श किया है। तो आइए उनसे उन्हीं के कृतित्व और जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जाने समझें, जानकारी लें। आदरणीय, मैं प्रणाम करता हूं आपको। और प्रश्न यह है कि दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श के बाद आपने विकलांग विमर्श का चयन क्यों किया? हाँ दुबे जी, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। समकालीन विमर्श 1960 के बाद शुरू हुआ। निश्चित रूप से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद लोगों की आकांक्षा थी कि देश में ऐसे बहुत से समाज हैं जो हाशिए पे हैं, विशेष रूप से स्त्री जो हमारे देश की आधी आबादी है, उसकी शक्ति को जो केंद्रस्थ होकर देश को लाभ होना था वो नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह दलित और आदिवासी समाज ये भी हाशिए पे थे। इन तीनों को केंद्रस्थ में लाने के लिए क्रमशः स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श की श्रृंखला शुरू हुई। और आप देखेंगे कि एक उस चेतना का जो प्रचार है वो इस तरह हुआ कि पूरे देश में आज स्त्रियां उन कामों में भी आगे हैं जहां पे पुरुष पीछे चले गए। तो स्त्रियों का जो सम्मान मिला, जो उसकी प्रतिभा को प्रस्थापना मिली, निश्चित रूप से स्त्री विमर्श कारगर हुआ। इसी तरह दलित और आदिवासी चेतना जागृत होने से साहित्य में एक क्रांति आई और लगभग
2000 तक ये विमर्श जो है केंद्रीय भूमिका में रहा। उसके बाद मैं जब इन तीनों विमर्शों पे काम किया तो मुझे लगा कि अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद जैसी संस्था है, उससे जुड़कर, और डॉक्टर DP अग्रवाल ने मुझको प्रेरणा दी कि क्या विकलांग विमर्श पे कुछ काम हो सकता है क्या। तो मुझको लगा कि इस क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाए, और कुछ ऐसी प्रभु की भी प्रेरणा थी और देश का वातावरण भी ऐसा था कि हाशिए पे जो विकलांग समाज था उसको केंद्रीय भूमिका में लाने के लिए एक चेतना की जरूरत थी, एक विमर्श की स्थापना की जरूरत थी, और उस दिशा में हमने फिर लगभग 2-2.5 दशकों तक उसमें जुड़ के हमने काम किया। आदरणीय, आप हिंदी साहित्य के विभागाध्यक्ष रहे, उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व वहन किया और वर्तमान में आप कुलपति हैं थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार के और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं विकलांग चेतना परिषद के। तो प्रश्न यह होता है कि विकलांग विमर्श को स्थापित करने के लिए आपने चरणबद्ध आंदोलन किस तरह से किया? हाँ जी, क्या है डॉक्टर दुबे जी कि किसी विमर्श की शुरुआत करना बहुत मुश्किल काम है। जब डॉक्टर DP अग्रवाल ने मुझको ये आदेशित किया कि इस विषय पर कुछ हो सकता है, तो मुझको महसूस हुआ कि विकलांगता पर जो शासकीय जो प्रोत्साहन निधि मिल रही है और शासकीय योजनाएं बन रही हैं उनको मैं देखूं। इसके बाद हमारे पुराणों में जो विकलांग विभूतियां हैं उन्होंने उस समय समाज को क्या दृष्टि दी उसका हमने पर्यवेक्षण किया। इसके अलावा चूंकि लोक साहित्य मेरा विषय है तो लोक साहित्य पे और शिष्ट साहित्य पे मैंने कुछ ऐसे तथ्य देखे जिससे लगा कि विकलांगों की इन विभूतियों को लेकर और साहित्य की इन प्रादर्शों को प्रस्तुत करके विकलांगता के क्षेत्र में कुछ नई सोच पैदा की जा सकती है। मैंने कोशिश की, चूंकि मैं हिंदी भाषा और साहित्य में शुरू से ही काम करते रहा, तो मुझको लगा कि हिंदी में और आंचलिक भाषा छत्तीसगढ़ी में, चाहे वो लोक साहित्य हो या परिनिष्ठित साहित्य हो, इसमें किस तरह विकलांगता को लेकर अध्ययन किया जा सकता है। तो मैंने उपन्यास, कहानी, कविताएं, नाटक, सिनेमा और अन्य विधाओं में जहाँ जहाँ भी विकलांगता थी, क्योंकि मैं रिसर्च से जुड़ा और प्राध्यापक भी था तो मेरे संपर्क भी देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में था, आना जाना होता था। उनको मैंने अपनी बात लिखी, शेयर की और बहुत लोगों को, कम से कम 200-250 लोगों को मैंने पत्र भेजा। तो उसका प्रतिसाद ये हुआ कि आज लगभग 150 से 200 लोग इस विकलांग विमर्श की पीठिका से जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे जब पुस्तक आई विकलांग विमर्श दशा और दिशा, तो पूरे देश में उसकी अच्छी चर्चा हुई और ऐसा लगा कि अब ये विमर्श जो है ये स्त्री, दलित और आदिवासी विमर्श के बाद चौथे विमर्श के रूप में देश में अपना नाम रोशन करेगा। इसी प्रयास से लगभग जो 2 दशकों के बाद फिर मुझको लगा कि मैंने जो काम शुरू से लेके अभी तक किया है उसकी साधना का परिणाम मुझको मिला। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि स्त्री विमर्श में लिंग पर आधारित कुछ बातें ऐसी थीं जो एक वर्ग विशेष का विरोध का स्वर भी मुखरित होता था। इसी तरह जो आदिवासी है उसमें सवर्णों के प्रति या जाति के प्रति दुर्भावना की बात भी आती थी। तो इसलिए मुझे लगा कि लिंग और जाति से रहित विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित विकलांग विमर्श होनी चाहिए। विकलांग स्त्री भी हो सकती है और कोई भी जाति की, इसलिए विकलांग विमर्श जो है वो मानवता की दृष्टि से आवश्यक थी और इसलिए हमने इस विमर्श को गति देने के लिए इसका स्थापन किया।
ये तो निश्चित है आदरणीय कि आपने विकलांग विमर्श के माध्यम से पूरे विश्व के और खासतौर पे हिंदी साहित्य के जगत में एक एक नया अभियान, नई चेतना जागृत की। और उसमें यह होता है कि अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपकी उपलब्धि क्या रही है? हाँ देखिए, मैं शुरू में तो आपको बताया कि डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने मुझको साहित्यिक विशेषज्ञ के रूप में इस संस्था से मुझको जोड़ा और विकलांग विमर्श पर उन्होंने कहा कि आप संगोष्ठियाँ करिए, पुस्तकें छपाना होगा, शोध पत्र जो आएंगे उनको संग्रहित करना होगा, तो इसका खर्च विकलांग विमर्श जो विकलांग चेतना परिषद है वो करेगी, हम आपके साथ हैं। तो अच्छा ये हुआ कि उनके रहते में 7-8 राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमल नेर गुजरात महाराष्ट्र में हम लोग गए थे। 3 दिन की संगोष्ठी थी और कुछ विश्वविद्यालयों में भी काम हुआ जिसमें डॉक्टर डीपी अग्रवाल की सक्रिय भूमिका थी, उनकी प्रेरणा थी। उनके अवसान के बाद मुझे भी लगा कि निश्चित रूप से इस समिति के माध्यम से जो काम हम कर रहे हैं उसमें गतिरोध आएगा, लेकिन इनके जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने डॉक्टर अग्रवाल के साथ काम करते हुए मुझे देखा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप काम करिए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो तात्पर्य है कि एक इतनी बड़ी संस्था जो एक और शल्य चिकित्सा के द्वारा विकलांगों के हाथ पैर को ठीक करती है, इसी तरह वो कान के मशीन के रूप में हो या व्हील चेयर के रूप में हो, तो विकलांगों के सर्वांग विकास के लिए और पुनर्वास के लिए जो काम कर रही है उसमें चेतना जागृत करने के लिए जो काम है, दायित्व है, वो मुझको आज भी पूरा सहयोग मिल रहा है। क्या विकलांग चेतना परिषद के माध्यम से आपने यहाँ बिलासपुर में शुरुआत करके बिलासपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है, तो इसमें विकलांगों के लिए जो आदर्श विवाह या उनकी रोजी रोजगार की दिशा में आप लोगों का क्या प्रयास है, उसके बारे में उत्सुकता है कि जानकारी कुछ मिल सके। देखिए, हम लोगों ने अनुभव किया कि विकलांगों का पुनर्वास तभी संभव होगा जब उनका परिवार बचे। बिना परिवार के विकलांग जो हैं वो असहाय हैं, अनाथ हैं और उन पर जितना भी काम किया जाए उनका व्यक्तिगत विकास होगा, लेकिन पुनर्वास के लिए विवाह जरूरी है। लेकिन आज जब सकलांग के विवाह की एक बहुत बड़ी समस्या है, उस स्थिति में विकलांगों का विवाह एक चुनौती भरा काम था, लेकिन विकलांग परिषद ने एक बीड़ा उठाया और राघवेंद्र राव सभाभवन में सन 2003-4 में 4 जोड़ों का विवाह हुआ। उसमें 2 हिंदू थे, 1 मुसलमान और 1 ईसाई, और हमने उन्हीं की मजहब और धर्म के अनुसार उनका भी विवाह संपन्न किया और हिंदुओं का आर्य समाज के लोगों को बुला के। तो कहने का अर्थ ये है कि शुरुआत हमने बिलासपुर से की और उसके बाद रायपुर की जो हमारी समिति थी प्रादेशिक स्तर की, उन लोगों ने ये कहा कि भाई इस काम को हमको दो। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी है और हम मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को बुला के एक चेतना जागृत कर सकते हैं। तो हमारी इकाई ने इस विवाह की योजना को उठाया और आपको बताऊं कि हम तो प्रदेश स्तर पे विवाह की घोषणा करते हैं, लेकिन कई प्रदेश के लोग यहाँ जाते हैं और आज 3-4 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की ये अपने ढंग की पहली संस्था प्रमाणित हुई है। जब मैं 2003-4 में पहला आयोजन हुआ और मैं उसका साक्षी रहा, तो इंडिया टुडे ने लिखा था कि अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने विवाह के आयोजन की जो शुरुआत की है, इसके पहले किसी ने भी इस तरह के विवाह की शुरुआत नहीं की थी। तो हमें बहुत राहत मिली और लगा कि इस दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे जितने लोगों का विवाह हुआ है सभी लोगों का सफल है। जो लोग सफल हुए हैं और आ सकते हैं उनको हम बुलाते हैं विवाह के समय
और उनसे 5-10 मिनट का उद्गार खुद आम जनता सुनती है और लगता है कि सचमुच एक बड़ी चेतना जागृत हुई है समाज में, और ये काम बहुत महत्वपूर्ण का है। ये उत्सुकता हो रही है सर कि विकलांग विमर्श को क्या पाठ्यक्रम में लाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या ये यानी प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या इस पे शोध भी किए जा रहे हैं? हाँ, देखिए, इसमें मेरी जानकारी के आधार पे 1 दर्जन से ज़्यादा पीएचडी तो हो चुके हैं पूरे देश में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में। और जो लोग भी रिसर्च करते हैं, सामग्री हम ही लोग उनको भेजते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रकाशन के लिए सहयोग भी देते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि प्रकाशन के क्षेत्र में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने 1.5 से 2 दर्जन ग्रंथों का प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त इस पर 1 दर्जन पीएचडी भी हुए हैं और लगभग 1 दर्जन अभी हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक निर्देश दिया है, भारतीय ज्ञान परंपरा, और उसके अंतर्गत अस्मिता मूलक विमर्श ये पाठ्यक्रम में पूरे देश में पढ़ाया जा रहा है। और आपको बताते हुए मुझको बहुत खुशी हो रही है कि पहली पुस्तक इस तरह से अस्मिता मूलक विमर्श, ये डॉक्टर भारती है झांसी के, उनके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित होकर आ गई है और वो पूरे एमए के पाठ्यक्रम में चलेगी देश में। और इन सभी जो विमर्श है उसको स्थान मिला है, और विकलांग विमर्श को भी हमने देखा स्थान मिला है। उसमें अखिल भारतीय विकलांग विमर्श और हम लोगों के जो काम है उसको प्रवर्तनकारी सिद्ध किया गया है। इसका आशय ये है कि रिसर्च की दृष्टि से आज बिलासपुर विकलांग विमर्श के लिए केंद्रीय भूमिका अदा कर रहा है। बहुत अच्छा सर, आपने जिस तरह से एक क्रांतिकारी विमर्श विकलांग विमर्श की शुरुआत की, उसी तरह से एक क्रांतिकारी विमर्श किन्नर विमर्श के रूप में आपने शुरुआत की। तो इसके जो प्रेरणा है या इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, विकलांग विमर्श पे काम करते करते मुझको ऐसा लगा कि किन्नरों पे भी कुछ काम उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से कानपुर और लखनऊ में हो रहे हैं। तो उनके साहित्य को मुझको पढ़ने का, देखने का अवसर हुआ। तो मुझको लगा कि किन्नर भी एक ऐसी हमारी जाति है, वर्ग है, जो उपेक्षित है और वर्जित है। ये जाति, इसको केंद्र में लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चेतना जागृत करने के लिए सरकार का और समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में साहित्य पे काम हो चुके थे, लेकिन विकलांग विमर्श दशा और दिशा ग्रंथ लिखने के बाद मुझको ऐसा लगा कि किन्नर पर कोई प्रामाणिक और समग्र रूप से कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो मैंने उसी ढंग से सामग्री का संकलन किया, और उस समय सुयोग ऐसा था कि कोरोना का काल चल रहा था, तो हम लोगों का काम पूरा लिखने के अतिरिक्त दूसरा बच नहीं रहा। तो उसी दरमियान फिर मैंने किन्नर पे सारी सामग्रियां मंगाई और लोगों से चर्चा की, और किन्नर विमर्श दशा और दिशा ये पुस्तक हमने लिखी। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हुए, और लोगों ने हमको 2 तरह की चीज़ें टिप्पणी के रूप में दिखलाई दी। लोगों के प्रश्न ये थे कि हम किन्नरों को हिजड़ा ना कहें, क्योंकि हिकारत की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। कुछ लोगों ने कहा भाई किन्नर आप मत कहिए, क्योंकि किन्नौर है वही के किन्नर हैं, और इससे किन्नरों को की भावनाओं को आघात मिलता है, तो आप किन्नर भी मत कीजिए। तो मुझे लगा कि भाई किन्नर तो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में गंधर्व, किन्नर, इनकी चर्चा है रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, और वो बड़े एक देव योनि के की कोटि में आते हैं। तो इनको इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मत था, तो फिर कुछ लोगों ने अलग अलग नाम सुझाना शुरू किया समीक्षकों ने। तो चूंकि हम विकलांगता पे काम कर रहे थे,
तो हमने लैंगिक विकलांग ये शब्द हमने उनको दिया। कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की और फिर मैंने जो दूसरा ग्रंथ लिखा उसका नाम था लैंगिक विकलांग दशा और दिशा। तो कहने का अर्थ ये है कि किंडर पर ये जो हमारे दोनों ग्रंथ हैं, तो समीक्षा और शोध की दृष्टि से जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो जरूर पढ़ते हैं। और मेरे प्रकाशक का कहना है कि विकलांग और किन्नर पर आपकी जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी लोग यूनिवर्सिटी में और बाहर भी लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अनेक विमर्शों के साथ साथ जानकारी मिली है कि आप कृषक विमर्श की भी शुरुआत करने जा रहे हैं और इस दिशा में आपने जो कृतियां लिखी हैं उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। हाँ, ये कृषक विमर्श छपकर अभी अभी आया है और मुझे लगा कि जो अन्नदाता है आज वही अपना मूल्यांकन, अपने उत्पाद का विक्रय वो सही नहीं कर पा रहा है और बहुत सारे प्रदेशों में कृषकों की ये स्थिति कि आत्महत्या तक कर चुके हैं। प्रेमचंद ने तो पूस की रात में एक संदेश दे दिया था कि कृषक हैं वो मजदूर बनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लागत कर देने के बाद भी यदि प्राकृतिक विपदा हुई तो वो बेचारे पूरी तरह से असफल हो जाते हैं और एक जुए की तरह एक दांव वो लगाते हैं फसल में और फिर फसल अच्छा हुआ तो ठीक, न हुआ तो फिर बहुत गड़बड़ की स्थिति हो जाती है। तो कृषकों की जो स्थिति है अन्नदाता की, वो हम कहते हैं अन्नदाता हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो दाने दाने के लिए मोहताज है और किसानों की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। किसान का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है और हमेशा किसान आंदोलन करते हैं, सब्सिडी की बात की जाती है, लेकिन मूल्य जो है वो निर्धारण केवल किसान अपनी फसल का नहीं करता। एक उदाहरण मैं दूं कि यदि किसान कॉर्न उत्पादन करता है तो उसमें उसको 300 रुपये में 30 रुपये किलो उसको मान लीजिए प्राप्ति होती है, बेचता है तो, लेकिन वही मल्टीनेशनल कंपनी का व्यक्ति कॉर्न फ्लेक्स बनाता है और वो 300 रुपये किलो बेचता है, तो उसको समर्थन मूल्य के लिए कोई नहीं रोकता, लेकिन किसान को रोकते हैं। इसी तरह लोग चाहते हैं कि किसान भूख मरे, केवल काम करे, मजदूरी करे और नहीं तो छोड़े, और मल्टीनेशनल कंपनियां धीरे धीरे हमारे देश में पैर फैला रही हैं और कृषि को व्यवसाय के रूप में ले रही हैं। और निश्चित रूप से ऐसा हमको संकेत मिल रहा है कि एक दिन किसान तो मजदूरी करने लगेगा और वही मालिक बन जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनियां और हमारी संस्कृति पूरी तरह से विनष्ट हो जाएगी। इसी दृष्टि से मैंने इस गंभीर विषय को लेकर भाग 1, जिसमें विशेष रूप से काव्य पे केंद्रित है, ये मैंने लिखा है और दूसरा भाग भी इस वर्ष के अंत तक आ जाएगा, जिसमें गद्य की जितनी विधाएं हैं उसमें कृषक विमर्श किस तरह समादृत है उसकी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ी और हिंदी के लिए आपने विगत लगभग 60 वर्षों से सेवाएं दी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो साहित्य जगत, हिंदी हो और छत्तीसगढ़ी साहित्य संसार आपको विमर्शकों के विमर्शक के रूप में पहचानता है। इस अस्मितामूलक विमर्श के संदर्भ में आपके विचारों से अवगत होना चाहेंगे। हाँ, ये आपने अच्छी बात की कि सबसे पहले तो मैंने छत्तीसगढ़ी पे काम शुरू किया, साहित्य से मैंने शुरुआत की, लेकिन बाद में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा हमारे गुरु रहे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे लोगों को तराशा जो साहित्य के थे और उनके कारण भाषा विज्ञान में गए और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भाषा विज्ञान में PhD और DLit की। उसमें चाहे डॉक्टर पालेश्वर शर्मा हो, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा हो, मन्नूलाल यदू हो, डॉक्टर चित्तरंजन कर हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में आज जाने जाते हैं। उसी श्रृंखला में मेरा भी आप नाम ले सकते हैं कि मैंने भी उन्हीं के निर्देशन में हिंदी के साथ भाषा विज्ञान में PhD और DLit की उपाधि प्राप्त की। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने भाषा पर
काम करने के लिए हम प्रतिभाशाली लोगों का चयन किया, हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। और छत्तीसगढ़ी पर पहले जो हम लोगों ने काम किया तो निश्चित रूप से उससे मुझको यहाँ नए नए क्षेत्रों पे काम करने का अवसर मिला, चाहे भोजली पत्रिका का प्रकाशन हो या छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण है या लोक व्यवहार और कालयालीन छत्तीसगढ़ी हो या कविताएं हो। जैसे मेरी कविताएं बीए अंतिम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में एकीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समग्र विश्वविद्यालयों में सन 2024 से पढ़ाई जा रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ी एमए का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारा व्याकरण, हमारी कविताएं, ये भी पाठ्यक्रम में है कई वर्षों से। तो कहने का अर्थ है कि छत्तीसगढ़ी पर जो काम हम लोगों ने किया है उस पर शोध भी हुए हैं, मूल्यांकन भी हुए हैं और इसके समानांतर शोध और समीक्षा की दृष्टि से अस्मिता मूलक विमर्श को मैंने अपनाया और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे प्रकाशक ने भी अभी परसों ही सूचना दी कि आपके विमर्श की 10-10 पुस्तकें हैं, वो अमेरिका के किसी बड़ी लाइब्रेरी से मंगाया गया है, हमने भेजी है और उनको हमने आपका फ़ोन नंबर भी दिया है, वो संपर्क करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि विमर्श के माध्यम से जो हमारा काम है, जो लगभग 25-26 वर्षों तक चल रहा है, उसको आज स्वीकृति मिली है कि देश और विदेश के लोग भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा भी सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में काम करने के बाद मुझको अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं साधना का मूल्य तो होता ही है। आदरणीय, आप छत्तीसगढ़ के हिंदी और छत्तीसगढ़ी के पुरोधाओं से भी परिचित रहे और वर्तमान के भी अधिकांश साहित्यकारों से परिचित हैं। अतः अस्मिता मूलक विमर्श के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के रचनाकारों के योगदान पर कुछ रोशनी डाले तो बहुत अच्छी जानकारी मिल पाएगी। मैंने अभी जैसे बताया ना कि विकलांग विमर्श में मैं काम कर रहा था, तो यहाँ के जितने साहित्यकार हैं सबको पत्र लिखा। आप खुद भी गवाह हैं कि आपकी भी रचना विकलांग विमर्श पर है। वो विकलांग विमर्श 10 दिशा में हमने उसको उद्धृत किया है और राष्ट्रीय संगोष्ठियों ने आपने भी अन्य कवियों के साथ विकलांग परक रचनाएं पढ़ी हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि लगभग 20-25 कवि और कवित्रियों ने कविताएं लिखी। भरत वेद ने जो विकलांगता पे नाटक लिखा था उसको हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से प्रकाशित किया और उसकी भी चर्चा हुई। इसी तरह डॉक्टर अनीता सिंह ने जो 2 उपन्यास लिखे विकलांगता पर और उनकी विभूतियों पर भी उनकी पुस्तक आई, वो भी प्रकाशित हुई। केशव शुक्ला जी ने भावना शीर्षक से उपन्यास लिखा और ये सब विकलांगता के क्षेत्र में नई संभावनाओं को लेकर हुए हैं। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब जो उपन्यास साहित्य और विकलांगता पर जो काम हो रहे हैं तो इन सभी साहित्यकारों की पुस्तकों को आधार लिया गया है। इसी तरह किन्नर विमर्श पर भी बहुत लोगों ने काम किया है, विशेष रूप से भरत वेद, अनीता सिंह और केशव शुक्ला। ये 3 लोगों का नाम तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जय जादवानी ने भी विकलांगता किन्नर को लेकर एक उपन्यास का प्रणयन उन्होंने किया है, उसको भी ख्याति मिली है। तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों में विकलांगता और किन्नर को लेकर जो साहित्य सृजन किया है तो उन सब का उल्लेख है और मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ये लोग भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर। आदरणीय, आपसे प्रेरित होकर जहाँ साहित्यकार तो साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसमें दिशा में विकलांग परक और किन्नर परक, इस दिशा में यह भी सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ी के सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अखिलेश पांडे जी भी आपकी प्रेरणा से ही किरण नामक एक फिल्म बनाए थे और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्तमान साहित्यकारों को इस विमर्श से क्या प्रेरणा मिल सकती है, इस पर भी
अपने वक्तव्य दीजिएगा। हाँ, नहीं, आपने अच्छी बात की कि पांडे जी खुद मेरे पास आए थे और मैंने उनको अपनी पुस्तक किन्नर विमर्श दशा और दिशा दी थी, और उन्होंने मुझको तो ये भी कहा था कि उसमें एक प्रिंसिपल का, प्राचार्य का रोल है, आप करिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझको आप इस तरह मत लाइए, मेरी रुचि उस ढंग से नहीं है या मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आपको इस फिल्म बनाने में इस पुस्तक के अतिरिक्त जिस तरह का भी साहित्यिक सहयोग चाहिए मिलेगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह विकलांगता पर भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, छोटी छोटी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री तो मैं नहीं कहूँगा, यूट्यूब वगैरह में, तो उसमें मुझसे भी उन्होंने संपर्क किया और सामग्री ली। तो मुझे लगा कि हम लोगों ने जो अस्मितामूलक विमर्श पे काम किया है, तो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय छवि तो इस विमर्श की हम लोगों की बन गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी हम लोग स्पर्श कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी बहुत सुखद एहसास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस प्रेरणा जानकारी से न केवल साहित्यकार और बल्कि जितने जो श्रोता हैं हमारे, वो भी सभी प्रेरित होंगे, नए विमर्शों के साथ, विमर्श के साथ जुड़ेंगे और नई दिशा एक मिलेगी, समाज को भी, साहित्य को भी और संस्कृति को भी एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और इसमें योगदान करने का अवसर हमारे श्रोताओं को भी मिल सकेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रणाम सर जी, धन्यवाद। कलम बनी अब माइक की आवाज, रचनाओं का चमकेगा नया अंदाज, दिल की बात और जज्बात आपके द्वार, अरपा